Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldor. So students, as you know that we were doing our topic respiration in human being, and in the last video we have studied breathing mechanism, yani breathing in and breathing out, right? Now we will study today the respiratory system in human being or in a man. Clear? But before starting, I would like to tell you that students, if you are not studying seriously at your home, that it is not good. You know, आपको ये जो टाइम मिला है ये बहुत ही प्रीशियस है. आप ऐसा मत समझना कि अभी तो क्लासेस भी सीरियसली नहीं चल रही हैं. बिल्कुल चल रही हैं. आप अभी सिर्फ अपने घर में हो, आपको पता नहीं चल रहा आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ठीक है. जो सीरियस बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ने में जिनका है मन, वो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना साल वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. और जो ये मान के बैठ चुके हैं कि हाँ उन्हें इस साल पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो उनका एक साल सिर्फ उनका ही वेस्ट होगा. ये मत समझना कि सभी का वेस्ट होगा. ठीक है. आप लाइफ टाइम के लिए उनसे एक साल पीछे हो जाओगे जो बच्चे आपके साथ में पढ़ने वाले थे. ठीक है. तो ये मैसेज उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. ठीक है. आपके स्कूल ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ओपन हो चुके हैं. आपकी टीचर्स रेगुलर बेसिस पे आप को मैसेज सेंड करती हैं कि अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप स्कूल आ सकते हो अपनी पेरेंट्स की परमिशन के साथ. ठीक है. तो बी सीरियस इन योर स्टडीज़. ठीक. बुक से पढ़ने की कोशिश करो, वीडियोस बार बार देखो, जो समझ में नहीं आता है वो डाउट्स नोट करके स्कूल लेके आओ. क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैस. राइट. मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अदर ऑर्गेनिज्म में होता है. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, for aerobic respiration, organisms need a continuous supply of oxygen and carbon dioxide produced during the process needs to be removed from the body. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हो, जिसमें सिंपली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूसली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और जो रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे बॉडी से रिमूव करना का प्रोसेस होता है. ठीक है. ये दोनों ही प्रोसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन लेना, ये कॉन्टीन्यूसली होते रहते हैं. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, तो सभी, या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, तो ये सभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए. ठीक है. और जो कॉमन मेथड है, मतलब जो कॉमन प्रोसेस होता है ज़्यादातर सभी ऑर्गेनिज्म में, वो होता है डिफ्यूज़न का. तो डिफ्यूज़न इज़ अ मेथड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेल्यूलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस. ठीक है. डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं. ठीक है. फिर चाहे वो गैसियस मटेरियल हो या फिर वो लिक्विड सब्सटेंसेस हो. क्लियर. नाउ सी, in complex animals, respiratory system does the job of exchange of gases. कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है. कॉम्प्लेक्स एनिमल क्यों है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स असेंबल होके एक ऑर्गेनिज्म बनता है. उसमें हर एक्टिविटी को करने के लिए, हर लाइफ प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है. ठीक है. तो इसीलिए वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो उसमें पूरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि हम अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे. गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेस. फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू गिल्स. तो फिश यानी एक्वेटिक एनिमल में फ़िश की अगर हम बात करें, तो फ़िश कैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, बाय द हेल्प ऑफ गिल्स. यानी गिल्स की हेल्प से ही वो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती हैं और ऑक्सीजन को लेती हैं. क्लियर है. और ऑक्सीजन कैसे लेती हैं पानी के अंदर, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो फिश लेती हैं गिल्स की हेल्प से. ठीक है. अब सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ फास्टर. चूँकि अगर आप एनवायरनमेंट और वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट इज़ मच एनफ इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर.
ठीक है, यानी एनवायरनमेंट में, यानी जो एक्वेटिक एनिमल है वो तो वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम है, तो उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीद इन करना पड़ता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, वो क्या है, उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एनफ है, काफ़ी ऑक्सीजन है अवेलेबल, और हम इजीली ऑक्सीजन इन कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो आपको समझ में आया आपको क्या आंसर करना है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ लेस इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंट. That's why the breathing rate of aquatic organism is higher than to terrestrial organism. Clear है? Insects have a system of spiracles and tracheas which is used for taking in oxygen. यानी इंसेक्ट्स में क्या होता है, स्पायरिकल्स और ट्रकियाज होते हैं जो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रकियाज और स्पायरिकल्स. Now, terrestrial organisms have developed lungs for exchange of gases. यानी टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या है, लंग्स डेवलप हो गए हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू वाटर इन फिशेज. यानी फिशेज में ब्रीदिंग रेट हाई होता है, फास्ट होता है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर. क्लियर, वाइल इन एनवायरमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच एनफ, सो ब्रीदिंग रेट कैसा होता है, स्लो. तो क्लियर है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. किसमें डिजॉल्व, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. इसके अलावा जैसे अमीबा है, वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस यूज़ करता है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है. ठीक है, अर्थवर्म है, वो स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म क्या हुआ, स्किन हुआ. ठीक है, फिशेज़ में आप पढ़ चुके हैं गिल्स होता है, या इंसेक्ट्स हैं जैसे कि आपने ग्रासहॉपर, कॉकरोच है, हाउसफ्लाई है, मॉस्किटो है, इसमें आपने पढ़ा क्या होता है, स्पायरिकल्स और ट्रकियाज होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉग में अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रॉग में लंग्स और स्किन आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ह्यूमन बीइंग में लंग्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको जो बुक से पढ़ना है, ये आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन. यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको बुक से बहुत अच्छे से पढ़ के इसको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. तो पहला फीचर क्या होता है आपका, कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपने अभी तक पढ़े हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, ताकि इनफ ऑक्सीजन वो अचीव कर सकें, ऑब्टेन कर सकें एनवायरनमेंट से या फिर वाटर से, जहाँ से भी वो ऑक्सीजन ले रहे हैं. ठीक है, यानी कि ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया. Second characteristic is that respiratory organs should have thin walls for easy diffusion of respiratory system. मैंने आपको क्या बताया, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन एरिया में चीज़ें, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं. तो वो फ्लो तो तभी करेंगे जब आपकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, बहुत ही थिन होगी, थिन वॉल्स होंगी, जिस भी मटेरियल से वो पास हो रही हैं, जिस भी ऑर्गन से वो पास हो रही हैं, तो वो ऑर्गन की जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस वो है वो ईजिली हो सके. ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. यानी ब्लड की जो सप्लाई है ऑर्गेनिज्म में वो हाई होनी चाहिए. ठीक है, ब्लड का सप्लाई कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड क्या करता है, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट की तरह बिहेव करता है हमारी बॉडी में. एक चीज़ को, यानी किसी भी सब्सटेंस को एक बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है. ठीक है, तो अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो चीज़ें, यानी जो फूड होगा, जो आपकी गैसेज होंगी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगी. ठीक है, तो यानी रिच ब्लड सप्लाई ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए. क्लियर है.
सो ये आपको अपनी नोटबुक में बुक से अच्छे से पढ़ के जब आपको क्लियर हो जाए अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि आपकी नोज़ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है आपका यहाँ लंग्स पर। क्लियर है? नाउ वी विल स्टडी ऑल द organs that are involved in human respiratory system. In this diagram you are watching all the labelings, we will study one by one. Clear? First is composed of pair of lungs. सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस चीज़ का बना है? पेयर ऑफ लंग्स का। ये टू शेप आपको इधर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो कि रिब केज के अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रिब केज इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो रिब केज के अंदर हमारे ये क्या है, लंग्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं, सेफ होते हैं। क्लियर? These are attached to a system of tubes which open on the outside through the nostril. Now see in the diagram, ये जो आपके लंग्स हैं, जो आपको पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये लंग्स है। ये क्या है? एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं और जो फाइनली कहाँ नोज के थ्रू हमारे क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू ओपन हो रहे हैं। ठीक है? नोस्ट्रल्स किन्हें कहते हैं? नोज के जो ये होल्स होते हैं दो, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? नोस्ट्रल्स कहलाते हैं। तो लंग्स हमारे यहाँ से कनेक्ट होकर ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं और फाइनली नोस्ट्रल्स यहाँ से ओपन होते हैं, जिसकी हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन यहाँ से इनटेक करते हैं। क्लियर है? आई होप कि अभी आपको क्लियर होगा। अभी और पढ़ते हैं ऑर्गन्स इसके बारे में। ठीक है? तो फर्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? नोस्ट्रल से। नोस्ट्रल किसे कहते हैं? जो नोज के होल्स होते हैं। There are two nostrils which converge to form a nasal passage. यानी नोस्ट्रल्स क्या करते हैं? आपका नेज़ल पासेज से कनेक्टेड है। नेज़ल पासेज मतलब नोज़ से कनेक्टेड होके ये आपके एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके नोस्ट्रल से कनेक्टेड होती है। ठीक है? द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रल इज लाइन बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सेक्रेशन। आपने नॉर्मली फील किया होगा कि जो आपकी नोज़ होती है वो नॉर्मली हल्की हल्की वेट होती है, तो वो किसकी वजह होती है? म्यूकस सेक्रेशन की वजह से होती है। और आपकी नोज़ में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं? वो एक तरीके से फिल्टर का काम करते हैं। यानी जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो उसके साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो ताकि वहीं फिल्टर हो जाएं, वो अंदर ना जा पाएँ, तो ये हेयर क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं डस्ट पार्टिकल्स का एयर में से। क्लियर है? तो द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। यानी जो हमने एयर इनहेल की है और गैस ली है, इनहेल की है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फर्दर एयर इज़ वार्म्ड अप एंड व्हेन इट एंटर्स द नेज़ल पासेस। तो जब ये अंदर चली जाती है नेज़ल पासेस से होते हुए जाती है ये। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज फेरिंग्स। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर नेज़ल पासेज। अब देखते हैं ये फेरिंग्स का होता है। तो ये आपके यहाँ पे नेज़ल नोस्ट्रल्स होंगे और ये आपका नेज़ल पासेज है। देखें, ये आपका नेज़ल पासेज है। ठीक है? अब नेज़ल पासेज से नेक्स्ट क्या है? आपका फेरिंग्स है। देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। जो भी आपकी नेक वाला पोर्शन है ये आपका क्या है? पूरा फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है? ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। ठीक है? पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आपका ये लंग्स कनेक्टेड होते हैं। तो यानी नेज़ल पासेस के बाद क्या आया? आपका फेरिंग्स आया। क्लियर? नेक्स्ट इज लैरिंक्स। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब देखते हैं लैरिंक्स कहाँ है आपका। ठीक है? ये आपका नेज़ल पासेस हो गया, इतना पोर्शन आपका क्या हुआ? फेरिंग्स हुआ। और फेरिंग्स के बाद ये आप देख रहे हैं ये है क्या? लैरिंक्स, जिसे क्या कहते हैं? बॉक्स टाइप का है छोटा सा, जिसे हम लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। भाई वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वॉइस। ठीक है? अब वॉइस बॉक्स के बाद क्या आता है आपका? ट्रकिया। ठीक है? ट्रकिया, दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मीन्स ये, अब आप देखो अभी हमने क्या पढ़ा? लैरिंक्स पढ़ा। ठीक है? लैरिंक्स के बाद आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब इस तरीके की है जिसमें इस तरीके से रिंग्स हैं। ठीक है? रेड कलर की ये दिखाई दे रही है आपको, जिसमें ब्लैक ब्लैक कलर की आपको ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाई दे रही हैं। ठीक है? तो ये क्या पोर्शन है आपका? ट्रकिया कहलाता है ये।
ठीक है, ये भी एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का वर्क क्या है, देखो जब हम एयर सक करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे तो उस केस में ये इसकी वॉल्स जो हैं, ट्रकिया की वॉल्स जो हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं, चिपक ना जाएं एक दूसरे से, इसीलिए ये कार्टिलेज रिंग्स क्या करती हैं, कोलैप्स होने से इसको बचाती हैं। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने एक छोटी सी पॉलीथीन ली, ठीक है, उसमें आपने एयर पंप की, अपने मुंह से एयर पंप की तो वो फूल जाएगी, ठीक है, लेकिन जब अगर उसी पॉली बैग में से जब आप एयर सक करेंगे, उसमें से एयर सक करेंगे, खींचेंगे एयर, तो वो क्या होगी, पॉली बैग की जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, चिपक जाती हैं, ठीक है। कभी करके देखना, अगर अभी तक नहीं करके देखा है तो उसको करके देखना, तो एयर जैसे ही आप सक करोगे, ऊपर की तरफ खींचोगे अपने मुंह से ही, तो वो पॉलीथीन की जो वॉल्स होंगी वो चिपक जाएंगी, तो वही क्या कहलाता है, कोलैप्स होना, उसकी वॉल्स कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, ये कोलैप्स होने से बचाती हैं ट्रकिया की वॉल्स को। क्लियर है? नाउ सी what next is bronchi. A pair of bronchi comes out from the trachea with one bronchus going to each lung. Means क्या, now see in the diagram, ठीक है, हमने trachea पढ़ लिया. Now see in the diagram, after trachea you will see that this trachea is split into two branches like this, right? You can see here the red color की tubes हैं ये, जो ट्रकिया क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया दो ब्रांचेस में। इन दो ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। सिंगुलर की बात करें तो ब्रोंकस, और अगर दोनों की बात करें तो ब्रोंकाई, यानी द ट्रकिया गेट्स स्प्लिट इनटू ब्रोंकाइज। क्लियर? एंड ईच ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू लंग, यानी एक ब्रोंकाई इधर वाले लंग से कनेक्ट हो गया और दूसरा ब्रोंकाई इधर वाले लंग से कनेक्ट हो गया। क्लियर है? नाउ सी व्हाट हैपन आफ्टर दैट. Bronchioles. A bronchus divides into branches and sub-branches inside the lung. Now, again come on the diagram that, ठीक है, ट्रकिया स्प्लिट हुआ टू ब्रोंकाइज में, ठीक है, और ब्रोंकाइज अगेन स्प्लिट हो जाती हैं ब्रांचेज में, अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं। ये देखो, ये आपका ट्रकिया था, ठीक है, ये ट्रकिया था, ये इस तरीके से इधर और इधर आपके ब्रोंकाइज में ये स्प्लिट हो गया था। अब ये ब्रोंकाइज भी क्या होंगे, डिफरेंट ब्रांचेज इसकी इस तरीके से बन जाती हैं लंग्स के अंदर, इस तरीके से। क्लियर? नाउ ये क्या हुए आपके, जो डिवाइड हो गए, ब्रांचेस बन गई हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ईच ब्रोंकाई नाउ gets branched and these branches of bronchus is called bronchioles. Clear है? Now there are air sacs at the end of bronchioles. The alveolus is composed of a very thin membrane and is the place where blood capillaries open. अब ये आया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यह आपके ट्रकिया था, ट्रकिया क्या हुआ आपका, ब्रोंकाई में स्प्लिट हुआ और फिर ब्रोंकाई अगेन क्या हुआ, ब्रांच्ड हो गया, किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब ये ब्रोंक्यूल्स के एंड पे, हर ब्रोंक्यूल के एंड पे कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आप इस तरीके की देखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की दोनों लंग्स में जो ये ब्रोंकाइज आपके क्या हुए, ब्रांच हो गए थे, उनके एंड पे, यानी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होती हैं, कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम एल्वियोली कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, एल्वियोली। सी हियर, जस्ट वेट अ सेकेंड। ना सी, ये आपके देख रहे हैं आप, ये बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे दिखाए हैं, और ये आपको एक एनलार्ज इमेज दिखाई गई है, किसकी, एल्वियोली की। ये आपका ब्रोंक्यूल्स का एंड है, ठीक है, और इस पे क्या है, फाइनली ये एल्वियोलीज हैं, ठीक है, एल्वियोली हैं, ठीक है। अब एल्वियोली के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंक्यूल्स के एंड पर क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक मतलब एक पॉलीथीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और पॉलीथीन टाइप का स्ट्रक्चर मतलब ये क्या कहते हैं, एयर सैक मतलब एयर का क्या होता है यहाँ पे, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये सारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो कहाँ होगा, एल्वियोली में ही होगा, ठीक है। द एल्वियोलस इज कम्पोज ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक या फीचर में बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, कि जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ही थिन होनी चाहिए ताकि ईजिली डिफ्यूज़न हो सके गैसेस का,
ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन के बने होते हैं एंड इस प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, यहीं पे यहाँ से क्या होते हैं ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं कनेक्टेड होती हैं, ओपन होती हैं यहाँ से, ठीक है। यहीं पे आपका जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। दिस is alveolus where the oxygen mix with the blood and carbon dioxide exit from the blood। ये alveoles ही हैं, या अगर सिंगल की बात करें alveolus कहते हैं। तो alveolus में ही क्या होगा, जहाँ ऑक्सीजन हमने यहाँ से ऑक्सीजन ली, ठीक है, वो हमारे लंग्स में पहुँची और फाइनली एल्वियोल्स में पहुँची, ठीक है। एल्वियोल्स से जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किस में पहुँच जाएगी, ब्लड में पहुँच जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसी के थ्रू यहाँ आएगी, एल्वियोलस में आएगी और फिर वो वापस लंग्स से होते हुए, नेजल पासेस से होते हुए वो हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। क्लियर है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोली टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल, यानी प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, ठीक है। यानी जब हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, तो अभी हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूज़न हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में चली जाएगी। जबकि ब्लड में क्या होगा, पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल बना वो हमारे ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी वो क्या होगी, वो हमारे लंग्स में आ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। तो और जो ऑक्सीजन आई वो तो हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो नेजल पासेस के थ्रू होते हुए नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आउट हो जाती है बॉडी से। क्लियर है। तो आई होप दैट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द टॉपिक, राइट। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।